नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर वीडियो में बात करने जा रहे हैं 17 और 18 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की। साथ में इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल में मिल जाएगी। तो देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत 8वीं बार यूएनएससी अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत का यह कार्यकाल कब से शुरू होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। 1 जुलाई 2020, 1 नवंबर 2020, 1 जनवरी 2021 या फिर 1 फरवरी 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत अपना 8वां कार्यकाल जो कि अस्थायी सदस्य के तौर पर 1 जनवरी 2021 में शुरू करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आइए देखते हैं क्या है ये काउंसिल, क्या इसका महत्व है। भारत एक बार फिर 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत का यह कार्यकाल 2021 से शुरू होगा जो कि 2022 तक रहेगा। गौर करने वाली बात यह रही कि 192 वोटों में से भारत के पक्ष में कुल 184 वोट पड़े। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जिनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। टी एस त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत को 192 वोटों में से 184 वोट मिले। 1950 में भारत पहली बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत पहली बार अस्थायी सदस्य के रूप में कब चुना गया था। तो 1950 में भारत पहली बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया तथा अभी वर्तमान में भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अस्थायी सदस्य चुनने के लिए महज 128 मतों की जरूरत होती है जो कि भारत को मिले हैं 184 वोट। ये भी आपको ध्यान रखना है, 184 वोट मिले, 128 वोट चाहिए थे। 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था अपना देश भारत। इससे पहले भी 2011 में आखिरी बार भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। 2020 में फिर से चुना है, 1950 में पहली बार चुना गया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी एस त्रिमूर्ति। भारत एक साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करेगा। कार्यकाल रहेगा 2021 से 2022 तक। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के बारे में ये। अब हम देखते हैं विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्यों में उल्लेख है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानव अधिकार, साथ में विश्व शांति के लिए कार्यरत है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं जो हमने आपको अभी यहाँ पे बताए। एक बार आप फिर से देख लिएगा। इस संस्था की संरचना में देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये इसकी संरचना में सम्मिलित है, उल्लेखित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें बोला जाता है P5 अर्थात परमानेंट 5 कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों में काउंट होते हैं? तो देखिए उनमें कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और चीन। ये है यूनाइटेड नेशन की P5 अर्थात परमानेंट 5 कंट्रीज। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। कुल सदस्य देशों की संख्या यूएनओ में है 193। आधिकारिक भाषाओं की अगर हम बात करें तो कुल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनमें आपके सामने है अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषा है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सी भाषा सम्मिलित है आधिकारिक भाषाओं में, कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, या कुल जो भाषाओं की संख्या है वो कितनी है, स्थापना, मुख्यालय, महासचिव। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों में रहते हैं। इसके साथ में संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य, उसकी जो संरचना में जो संगठन है वो, और परमानेंट 5 कंट्रीज जो कि 5 होती हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये देखा हमने कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए 8वीं बार चयनित हुआ। एशिया प्रशांत क्षेत्र से चयनित होने वाला भारत एकमात्र देश था। भारत को कुल 184 वोट पड़े 192 वोटों में से, जबकि वोटों की रिक्वायरमेंट थी 128। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आज के लिए। प्रश्न संख्या 2, कृपाल शैली का संबंध किससे है? विकल्प आपके सामने है टेराकोटा, ब्लू पोट्री,
कोटा डोरिया या फिर बनेठनी चित्रकला से। तो आप जानते हो ये है श्री कृपाल सिंह शेखावत, काफी चर्चित पर्सन है। ये है ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री से संबंध है कृपाल शैली का। प्रश्न था हमारा कृपाल शैली का संबंध किससे है, तो कृपाल शैली का संबंध ब्लू पोट्री से। देखते हैं, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रणेता माने जाते हैं। जयपुर के शासक महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में गुलाबी नगर में ब्लू पोट्री का काम खूब प्रोत्साहन मिला। अब यहाँ पे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का जो प्रोत्साहन है वो किस शासक के काल में सर्वाधिक मिला, तो ये है महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में ब्लू पोट्री को बहुत प्रोत्साहन मिला, काफी ये काम फला फूला। माना जाता है कि भारत में यह कला अकबर के समय ईरान से आई थी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू पोट्री का जो उद्भव था या भारत में ब्लू पोट्री कहाँ से आई थी, तो ईरान देश से आई थी। उस वक्त हमारे सामने शासक कौन थे भारत में, तो अकबर के शासनकाल में ईरान से ब्लू पोट्री आई थी। आधुनिक काल में कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाई और ये पहचान दिलाने के लिए 1974 में श्री कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था सन 1922 में और राजस्थान के सीकर के मऊ जिले से इनका संबंध है। तो इस प्रश्न में हमने देखा कृपाल शैली का संबंध ब्लू पोट्री से है। ब्लू पोट्री में हमने देखा राम सिंह द्वितीय, अकबर का समय, ईरान, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, संबंध है राजस्थान के सीकर जिले से। इन पहलुओं की हमने चर्चा की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस शैली के संदर्भ में। प्रश्न संख्या 3, बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात हैं। आपके सामने ऑप्शन है ब्रिगेडियर होशियार सिंह, मेजर शैतान सिंह, कर्नल धर्मवीर और मेजर महेश कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध है ये। देखते हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। 1962 के युद्ध में जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ था, उस दौरान दुश्मन का मुकाबला करते हुए चीनी सेना को 2 बार इन्होंने वीरतापूर्वक कार्य किए कि चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। नवंबर 1962 में मेजर शैतान सिंह ने चीनी सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाणासुर एक जगह है, बाणासुर जगह है राजस्थान के जोधपुर से संबंधित जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से संज्ञा प्राप्त है, पूरी दुनिया में इन्हें जाना जाता है वीरता के लिए। हाल ही में भारत और चीन दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति है। 1962 में भी भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, अभी भी स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन, इसके बारे में जानकारी रखना, वो भी राजस्थान के संबंध में जानकारी रखना आवश्यक है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। प्रश्न संख्या 4 है हमारे सामने, किस जिले में चल रहे कोरोना बचाव जागरूकता अभियान को पूरे राजस्थान में चलाने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की? तो देखिए, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डूंगरपुर में एक अभी योजना चल रही है, अभियान चल रहा है जिसका नाम है कोरोना बचाव जागरूकता अभियान। इस अभियान को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान को पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा, जो कि वर्तमान में सिर्फ डूंगरपुर जिले तक सीमित है। क्या है ये अभियान, देखते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में चल रहे कोरोना वायरस जागरूकता अभियान अब पूरे राजस्थान में चलाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। राजस्थान में 21 जून से 10 दिवसीय कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत मिशन ये रहेगा कि मोबाइल वैन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी जागरूकता है, जितनी भी जानकारी है, वो मोबाइल वैन के माध्यम से समझाई जाएगी, बताया जाएगा किस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हो, कोरोना के बारे में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा जो कि 21 जून से पूरे राजस्थान में शुरू किया जाएगा, जो कि वर्तमान में राजस्थान के डूंगरपुर जिले तक सीमित है। अभियान का नाम आप देख सकते हो, कोरोना बचाव जागरूकता अभियान। ये है प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना? ऑप्शंस आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर है, जो कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। इसके बारे में देखते हैं। मनरेगा के तहत 57 लाख से भी अधिक मजदूरों को काम देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो कि सर्वाधिक रोजगार देने में सक्षम है। आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि 57 लाख 20 हजार मजदूरों को काम दे रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश।
इस मामले में यूपी ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान को छोड़कर अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इसका मतलब राजस्थान का कौन सा स्थान हुआ? राजस्थान का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश कुल मनरेगा रोजगार में 18% भागीदारी के साथ में प्रथम स्थान पर है। अगर देश में 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है तो उसमें से 18 लोगों को रोजगार दे रहा है कौन? उत्तर प्रदेश। इसके साथ में पहले स्थान पर है। इसके बाद 17% भागीदारी के साथ मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला दूसरा राज्य है, वो है राजस्थान। राजस्थान कुल 53,45,000 मजदूरों को रोजगार दे रहा है, जो कि कितना प्रतिशत है देश का? 17%। अर्थात अगर देश में 100 लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं तो 17 लोग काम करते हैं राजस्थान में, 18 लोग काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का है दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश का है पहला स्थान। अब यहाँ पे स्थान के क्रम के साथ साथ जानकारी ये भी रखना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश 18% लोगों को रोजगार दे रहा है, राजस्थान 17% लोगों को रोजगार दे रहा है। अब यहाँ पे जो तीसरा स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का। देखिए इसी क्रम में है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश। ये है मनरेगा के तहत ज्यादा रोजगार देने वाले राज्यों का क्रम। मनरेगा है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। 100 दिन का गारंटी रोजगार इसमें दिया जाता है। इसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी है, मनरेगा के तहत कितनी न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान है, कब शुरू किया गया, कौन से अधिनियम के तहत शुरू किया गया, दोस्तों आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास में है, आप सभी मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। बढ़ते हैं आज के 6वें प्रश्न के लिए। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया? ध्यान रखना, जो प्रोजेक्ट था उसका नाम है प्रोटेक्ट। तो ये किसने शुरू किया? ऑप्शन हमारे सामने है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन्फोसिस। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है फेसबुक ने ऑनलाइन बाल शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया। बाल इसमें और कौन से संगठन शामिल है और कौन सी संस्थाएं शामिल है? वो है फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन चारों ने मिलके ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोटेक्ट। तो ये है आंसर के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। तो 4 प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। इन सभी चारों जो प्लेटफॉर्म है, इन्होंने यूनिसेफ के साथ में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने ऑनलाइन बाल शोषण के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया, वो किसके साथ में मिलकर किया? तो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूनिसेफ के साथ में मिलकर इन्होंने शुरू किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से होने वाले ऑनलाइन यौन शोषण को रोकना, इसके निवारण हेतु वित्तीय सहायता तथा टेक्निकल जो हेल्प होती है वो उपलब्ध करवाएगा यूनिसेफ को। तो इसके बारे में ये डिटेल में आपको दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? जैसा कि आपको पता है, खेल रत्न पुरस्कार अर्थात राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अभी वर्तमान में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, पीवी संधू, साइना नेहवाल, हिमा दास और रेखा योगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हिमा दास को खेल रत्न के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए वहां की सरकार ने नामित किया है। इस प्रश्न की व्याख्या ये है कि भारत की युवा एथलीट जो रनिंग से संबंधित है, उनका नाम है हिमा दास, को असम सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया है। इस फर्राटा धाविका के लिए असम के खेल सचिव दुलाल चंद दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को अनुशंसा पत्र भेजा था। साल 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली हिमा दास असम के धीक गांव की रहने वाली है। इसके साथ में एक और फैक्ट है, 20 साल की उम्र में हिमा दास खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे युवा खिलाड़ी जिनकी उम्र है 20 साल, वो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित है। आपको एक जानकारी और रखनी होगी कि संबंधित मंत्रालय, संबंधित जो राज्य होता है या फिर खेल जो संगठन होता है, वो भारत सरकार को क्या करता है, किसी भी खिलाड़ी को नाम उसके पास भेजता है, भारत सरकार के पास में नामित करता है। ये जो पुरस्कार होता है ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बात करें अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, नाम रखना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि असम सरकार ने हिमा दास के लिए इस पुरस्कार को नामित किया है। प्रश्न संख्या 8, गालवन वैली के पास में
कौन सी सामरिक महत्व की भारतीय सड़क है जिसके निर्माण पर चीन को आपत्ति है और अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही है भारत और चीन दोनों देशों की सीमाओं पे। तो जो हमारे को देखना है कि वो कौन सी रोड है जिसके लिए इतनी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सामरिक महत्व का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इसके बारे में और भी जानकारी दे रखी है। दोस्तों हम देखते हैं इस बारे में। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाके हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक तो है एलओसी, एक है एलएसी। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कंट्रोल लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अलावा एक लाइन नियंत्रण रेखा बनाई गई है, उसको नाम दिया गया एलओसी। भारत और चाइना के मध्य जो वर्तमान में चर्चित एक रेखा है, सीमा रेखा है, उसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। एलएसी भारत के मध्य है, भारत और चाइना के मध्य है, और एलओसी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है, ये सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बारे में हम देखते हैं। अभी हमने बात की थी एलएसी की, तो इस मैप के माध्यम से आप देखिए, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस मैप में आप रेड कलर में देख पा रहे हो, ये आप देख सकते हैं एलएसी। ये यहाँ पे भारत और चाइना के मध्य ये जो सीमा रेखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे आप दो नदियां देखनी है आपको। एक तो नदी क्षेत्र है गालवन नदी, ये एलएसी के उस साइड से आती है, और एक है श्योक नदी, जो कि ये रही है श्योक नदी। यहाँ पे ये रोड बनाई गई है, आप देखिए ये रोड है जो आप ब्लैक कलर में देख पा रहे हो, ये रोड है। इस रोड को लेके चाइना को आपत्ति है। इसी रोड को लेके जो तनाव की स्थिति है, जो गालवन क्षेत्र में कल परसों झड़प हुई थी, उसमें भारत के 20 शहीद सिपाही हो गए थे। विजन परिवार सभी सिपाहियों को पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उन्होंने हमारे लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। तो इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, गालवन नदी क्षेत्र और श्योक गालवन संगम क्षेत्र, जो कि ये रहा। और जो नदी जो सड़क जिसकी हम बात कर रहे हैं, दारबुक श्योक दौलतबाग ओल्डी रोड, ये रही वो क्षेत्र। इस क्षेत्र में ये सड़क का निर्माण किया है, जिसको लेकर काफी लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो इस दारबुक श्योक दौलतबाग ओल्डी रोड का सामरिक महत्व भी है भारत व चाइना दोनों के दृष्टिकोण से। तो ये जो तनाव है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल्स देख रखी है, आप देख सकते हो। इस जगह पे ये घटना स्थल है जहाँ पे गालवन नदी क्षेत्र में जो हिंसक जो झड़प हुई थी बीते दिन भारत व चीन के सिपाहियों के मध्य। और यहाँ पे ये जो एलएसी है, एलएसी की इस बार इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स का जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे चीनी सेना ने भी अपना बना रखा है। तो इस बारे में और भी जानकारी आएगी तो आपको डिटेल बताते रहेंगे। प्रश्न संख्या 9, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टिड्डी नियंत्रण कार्यशाला में राजस्थान में कितने कार्यालय स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, 2, 5, 9 और 11। तो आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों में टिड्डे की बहुत समस्या न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में जो टिड्डी दल है, इससे काफी नुकसान हुआ था फसलों को, तो ये समस्या रही है। तो बात करनी है हमें टिड्डी नियंत्रण कार्यशाला राजस्थान में कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, राजस्थान में 9 टिड्डी नियंत्रण कार्यशाला स्थित है। देश में कुल टिड्डी नियंत्रण कार्यशाला कितनी है? वो है 11। दो जो कार्यशालाएं हैं वो कहाँ पे है? वो है गुजरात में। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में है 9, गुजरात में है 2, कुल कितनी हुई? 11। तो इसके बारे में जानकारी हमारे पास में है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टिड्डी नियंत्रण भाग में राजस्थान के 11 में से 9 कार्यालय है। अन्य कार्यालय है वो 2 कहाँ पे है? गुजरात के पालनपुर व भुज क्षेत्र में। अगर हम बात करें कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर टिड्डी नियंत्रण कार्यशाला है, तो उनमें क्षेत्रों में से है बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सूरतगढ़। यह है राजस्थान में 9 टिड्डी नियंत्रण कार्यशाला। पालनपुर व भुज 2 गुजरात में है। कुल संख्या है 11, 9, 2, 11 का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ में आने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके पास में जो सामान्य अध्ययन की कक्षाएं होती हैं वो भी नियमित रूप से आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इसके बाद में आपको जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियोस की पीडीएफ फाइल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम पे हम रोज पीडीएफ फाइल अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स की वीडियोस की। पहले भी हमने जो वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल अपलोड की है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार के सजेशंस देने हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो विजन आरएस
यूट्यूब चैनल पे जो उपस्थित नंबर है उनके माध्यम से। सो थैंक फॉर वॉचिंग।